दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टॉर्टोइज एंड द स्वान्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? टॉर्टोइज का मतलब है कछुआ और स्वान का मतलब है हंस। क्या अर्थ हुआ कि कछुआ और हंस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर ग्रामर से रिलेटेड नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस इन आ फार ऑफ फॉरेस्ट नियर आ बिग रिवर देयर लिव्ड आ टॉर्टोइज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, इन आ फार ऑफ फॉरेस्ट। दोस्तों, फार ऑफ का मतलब होता है बहुत दूर, दूरस्थ। एक दूरस्थ जंगल में, नियर अ बिग रिवर, एक बड़ी नदी के पास, देयर लिव्ड अ टॉर्टोइज, एक कछुआ रहता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक दूरस्थ जंगल में बड़ी नदी के पास एक कछुआ रहता था। टू स्वान्स वर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, हिज का यहाँ पर प्रयोग किया गया जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति मेल से रिलेटेड होगा, पुरुष से, तो वहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाता है। हिज का मतलब होता है उसके। टू स्वान्स वर और क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हिज। तो क्या अर्थ हुआ कि दो हंस उसके गहरे दोस्त थे। क्लोज मतलब गहरे, गहरे दोस्त थे। दे यूज्ड टू स्विम इन द रिवर टुगेदर एंड ईट टुगेदर। दोस्तों, यहाँ इस वाक्य में यूज टू का यूज़ किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्विम का मतलब होता है तैरना। और दोस्तों, THEY, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे यूज्ड टू स्विम इन द रिवर टुगेदर। टुगेदर मतलब एक साथ। वे नदी में एक साथ तैरा करते थे, एंड ईट टुगेदर, और एक साथ खाया करते थे। दे एक्सचेंज्ड स्टोरीज अबाउट देमसेल्व्स। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एक्सचेंज का अर्थ होता है लेना देना, आदान प्रदान, किसी चीज़ का करना, उसे एक्सचेंज कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है एक्सचेंज्ड। दे एक्सचेंज्ड स्टोरीज अबाउट देमसेल्व्स। वे अपने बारे में कहानियों का आदान प्रदान करते थे, मतलब वो एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाते थे। वाइल द टॉर्टोइज वुड ऑफन complain how good it would have been if he could fly, the swans wished they had a
प्रोटेक्टिव शेल लाइक द टॉर्टोइज टू सेव देम फ्रॉम द हंटर्स अरोज। चलिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। दोस्तों देखिए, इस वाक्य में वुड का यूज़ किया गया। वुड का प्रयोग भी यूज टू की तरह पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाता है। तो और वाइल का मतलब था जबकि या फिर दौरान। वाइल द टॉर्टोइज वुड ऑफन कंप्लेन, मतलब कि जबकि जो कछुआ था वो अक्सर शिकायत करता। हाउ गुड इट वुड हैव बीन, कि कितना अच्छा होता। इफ़ ही कुड फ्लाई, अगर वो उड़ पाता। द स्वान्स विश्ड, और जो स्वान थे उनकी इच्छा थी। दे हैड अ प्रोटेक्टिव शेल, उनके पास एक सुरक्षा कवच होता। लाइक द टॉर्टोइज, कछुए के जैसा। टू सेव देम, उनको बचाने के लिए। फ्रॉम द हंटर्स अरोज, शिकारी के तीरों से। और दोस्तों आप इस बात को समझ ही गए होंगे, जैसा आपने देखा हो कछुए के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसको प्रोटेक्टिव शेल कहा जाता है इंग्लिश में। आगे देखिए, देन वन डे, फिर एक दिन। देयर वॉज अ ग्रेट ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सूखा। एक वहाँ एक बड़ा भयंकर सूखा पड़ा। आगे देखिए, द ह्यूमन्स अराउंड द फॉरेस्ट cut down many trees because of which everything started drying। और कट डाउन का मतलब काट देना। तो क्या अर्थ हुआ था, ह्यूमंस अराउंड द फॉरेस्ट, मतलब जो लोग थे अराउंड द फॉरेस्ट, जंगल के आसपास। कट डाउन मैनी ट्रीज, उन्होंने कई पेड़ों को काट दिया। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण। एवरीथिंग स्टार्टेड डाइंग, डाई मतलब मरना। हर कुछ, सब कुछ मरने लगा, मतलब कि एवरीथिंग स्टार्टेड डाइंग, हर चीज़ मरने लगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो लोग थे जंगल के आसपास, उन्होंने पेड़ों को काट दिया। बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग स्टार्टेड डाइंग, हर चीज़ जो है वो मरने लगी। द एनिमल्स स्टार्टेड लीविंग द फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया मौजूद हो, जैसे वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, हम नाचने लगे, बारिश होने लगी, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल मतलब पशु या जानवर। द एनिमल्स स्टार्टेड लिविंग द फॉरेस्ट, लीव मतलब छोड़ना, और आप याद रखें स्टार्टेड के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। द एनिमल्स स्टार्टेड लिविंग द फॉरेस्ट, जानवर जंगल को छोड़ने लगे। दे वेंट टू अदर प्लेसेस, वे अन्य स्थानों पर चले गए, और गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, वे अन्य स्थानों पर चले गए। द स्वान्स ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू अनदर रिवर। दोस्तों इस वाक्य में देखिए दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहले ये समझ लीजिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दूसरी बात ये दोस्तों, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में। टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। चलिए क्या अर्थ हुआ, द स्वान्स ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, द स्वान्स ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू अनदर रिवर। क्या अर्थ हुआ कि हंसों ने भी दूसरी नदी पर जाने का फैसला किया। व्हेन दे इन्फॉर्म्ड द टॉर्टोइज ऑफ देयर डिसीजन ही स्टार्टेड क्राइंग। क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे इन्फॉर्म द टॉर्टोइज। व्हेन का मतलब होता है जब या फिर कब। और दोस्तों ये जो शब्द है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, मतलब ये एक प्रश्नवाचक शब्द भी है, जिसको हम इंट्रोगेटिव वाक्यों में यूज़ करते हैं। जैसे वह कब जाएगा, तो इसमें हम व्हेन का यूज़ करेंगे, व्हेन विल ही कम। उसके अलावा इसको अफर्मेटिव वाक्यों में भी यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। तो व्हेन के दो मतलब हैं, कब और या और फिर जब। तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे इन्फॉर्म्ड द टॉर्टोइज ऑफ देयर डिसीजन। देयर मतलब अपने, उनके। और दोस्तों देयर का यूज़ जब किया जाएगा जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित होता है। और डिसीजन का अर्थ होता है फैसला या फिर निर्णय। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन दे इन्फॉर्म्ड द टॉर्टोइज ऑफ देयर डिसीजन, जब उन्होंने कछुए को अपने फैसले के बारे में सूचित किया, अपने फैसले के बारे में बताया। ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। इफ़ यू लीव मी हेयर हाउ विल आई लिव, तो उसने क्या कहा। और दोस्तों लीव का मतलब देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पर लीव का मतलब छोड़ने, इसके कई सारे मतलब होते हैं। लीव का मतलब छोड़ना, रवाना हो जाना, निकल जाना, तो इसके कई सारे मतलब हैं। तो क्या अर्थ हुआ, इफ़ यू लीव मी हेयर, अगर आप मुझे यहाँ छोड़ दोगे। हाउ विल आई लिव, मैं कैसे जीऊँगा। लिव मतलब रहना या फिर जीना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला,
When they informed the tortoise of their decision, he started crying. If you leave me here, how will I live? कि उसने क्या कहा कि जब उन्होंने कछुए को अपने फैसले के बारे में बताया, वह रोने लगा. इफ़ यू लीव मी हेयर हाउ विल आई लिव, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं कैसे जीऊँगा. इफ़ आई डू नॉट डाई ऑफ ड्रॉट, तो उसने क्या कहा, इफ़ आई डू नॉट डाई ऑफ ड्रॉट, यदि मैं सूखे से नहीं मरता हूँ, आई वुड श्योरली डाई ऑफ लोनलीनेस, मैं निश्चित रूप से अकेलेपन से मर जाऊंगा. और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, लोनलीनेस नाउन है जिसका मतलब होता है अकेलापन. द आइज़ ऑफ द स्वान्स ऑल्सो बिकेम वेट. और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है. बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और वेट का मतलब होता है गीला. तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द आइज़ ऑफ द स्वान्स ऑल्सो बिकेम वेट. क्या अर्थ हुआ कि हंसों की आंखें भी गीली हो गई. चलिए आगे देखिए. बट वॉट कैन वी डू, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. वी कैन नॉट स्टे हेयर, हम यहाँ नहीं ठहर सकते. स्टे मतलब रुकना या ठहरना. वी कैन नॉट स्टे हेयर, हम यहाँ नहीं रुक सकते. एंड यू कैन नॉट फ्लाई विद अस, और आप हमारे साथ नहीं उड़ सकते. आई थिंक मतलब सोचना लगना. आई थिंक मुझे लगता है. वी विल हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है. फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी भी मजबूरी का, किसी भी तरह की विवशता का पता चले. तो ऐसे वाक्यों में विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना. तो क्या अर्थ हुआ, आई थिंक मुझे लगता है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, मुझे लगता है हमें स्थिति को स्वीकार करना होगा. यू विल हैव टू गो टू सम अदर रिवर, तुम्हें किसी और नदी पर जाना होगा. फॉर वाटर, पानी के लिए. और दोस्तों ये भी फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है जहाँ पे विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है. तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्थिति को स्वीकार करना होगा. यू विल हैव टू गो टू सम अदर रिवर, तुम्हें किसी और नदी पर जाना होगा. फॉर वाटर, पानी के लिए. वी विल मीट यू लेटर, लेटर मतलब बाद में, हम आपसे बाद में मिलेंगे. दे सैड, उन्होंने कहा. ट्राइंग टू कंसोल हिम, उसको सांत्वना देते हुए. कंसोल का मतलब किसी को तसल्ली देना, सांत्वना देना. तो क्या अर्थ हुआ, दे सैड ट्राइंग टू कंसोल हिम, उन्होंने उसे दे सैड उन्होंने कहा. ट्राइंग टू कंसोल हिम मतलब उसे सांत्वना का प्रयास करते हुए. चलिए आगे देखिए. जस्ट देन मतलब कि तभी. द टॉर्टोइज गॉट एन आइडिया, जो टॉर्टोइज था, कछुआ था, उसे एक विचार आया, उसे एक विचार सूझा. आई कैन नॉट फ्लाई लाइक यू, उसने क्या कहा कि मैं आपकी तरह नहीं उड़ सकता. बट आई कैन फ्लाई विद यू, लेकिन मैं आपके साथ उड़ सकता हूँ. ही सेड, उसने कहा. हाउ, कैसे. आस्क्ड द स्वान्स, हंसों ने पूछा. गेट ए स्टिक, एक छड़ी लो. देन फिर यू कैन होल्ड द स्टिक, फिर आप होल्ड मतलब पकड़ना, फिर आप स्टिक को पकड़ सकते हो. एट द टू एंड्स, दोनों तरफ. वाइल, जबकि. आई विल होल्ड इट इन द मिडल विद माई माउथ, जबकि मैं इसे अपने मुंह से बीच में से पकड़ूंगा. देन व्हेन यू फ्लाई, फिर जब आप उड़ोगे. आई विल गेट कैरिड विद यू, मैं आपके साथ उड़ चलूँगा. कैरी का मतलब ढोया जाना, ले जाना. आई विल गेट कैरिड विद यू, मैं आपके साथ आ जाऊँगा. द स्वान्स अग्रीड एंड गॉट द स्टिक, अग्री का मतलब सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है. जो हंस थे वो तैयार हो गए, सहमत हो गए. एंड गॉट द स्टिक, और वो छड़ी ले आए. होल्ड द स्टिक, छड़ी को पकड़ो. टाइटली, कसकर. प्लीडेड द टॉर्टोइज, प्लीड मतलब विनती करना. कछुए ने विनती की कि इसे अच्छे से पकड़ो, टाइट करके. वी विल, सेड द स्वान्स, हंसों ने कहा. बट यू मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू लेट गो ऑफ द स्टिक. और दोस्तों यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया. मस्ट का प्रयोग किसी आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है. तो उसने क्या कहा, लेकिन आप भी अवश्य ही ऑल्सो बी केयरफुल रहना, नॉट टू लेट गो ऑफ द स्टिक, और छड़ी को मत छूटने देना.
इट इज़ पॉसिबल, ऐसा संभव है, दैट कि द ह्यूमन्स विल लाफ एट यू, कि जो लोग हैं वो तुम पर हंसेंगे। इट इज़ आइदर हैबिट, या तो ये इट इज़ देयर हैबिट, ये उनकी आदत है, टू लाफ एट थिंग्स, उन चीज़ों पर हंसना, दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जो उनको नहीं समझ आती। बट लेकिन यू मस्ट नॉट गेट एंग्री, लेकिन आपको अवश्य ही गुस्सा नहीं होना है। एंड यू मस्ट नॉट ट्राई टू स्पीक ड्यूरिंग द फ्लाइट, और ड्यूरिंग मतलब दौरान, और आपको अवश्य ही उड़ान के दौरान ना बोलने की कोशिश करनी है। चलिए आगे देखिए। एज दे फ्लू अक्रॉस द स्काई, और जैसे ही वो, और ये सेकंड फॉर्म में फ्लाई की फ्लू, और जैसे ही वो आसमान पर उड़े, द चिल्ड्रन इन द नेबरिंग विलेजेस, जो बच्चे थे इन द नेबरिंग विलेजेस मतलब कि पड़ोसी गाँवों में, वर अमेज्ड, वो हैरान हो गए, एट द स्ट्रेंज साइट, मतलब इस स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और साइट मतलब दृश्य, इस अजीब दृश्य पर जो पड़ोसी गांवों के बच्चे थे वो क्या थे, हैरान हो गए। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अ फ्लाइंग टर्टल, एक उड़ता हुआ कछुआ, हा हा, दे लाफ्ड, वे हंसे। चलिए आगे देखिए। द टर्टल गॉट वेरी इरिटेटेड, बट ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस टू द स्वान्स एंड हेल्ड हिज पीस। क्या अर्थ हुआ, द टर्टल गॉट वेरी इरिटेटेड। दोस्तों इरिटेटेड एडजेक्टिव है, और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। यदि आप इस एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाएंगे तब आपको कोई भी सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना, लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा इसे वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। गेट इरिटेटेड मतलब चिढ़ जाना, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट को लगाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, द टर्टल गॉट वेरी इरिटेटेड, जो कछुआ था वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसको याद था, हिज प्रॉमिस, अपने वादे के बारे में, टू द स्वान्स, जो उसने हंसों से किया, एंड हेल्ड हिज पीस, और वो शांत बना रहा। आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एन ओल्ड मैन सॉ देम, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन सॉ देम, कुछ समय के बाद एक बूढ़े आदमी ने उनको देखा। ही टू स्टार्टेड लाफिंग, टू मतलब भी, वह भी हंसने लगा। एटलीस्ट एन ओल्ड मैन शुड नो बेटर, तो उसने कहा कि कम से कम एक बूढ़े इंसान को, बूढ़े आदमी को अच्छे से पता होना चाहिए। ही कुड नॉट टेक इट एनी मोर, अब वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड ओपनड हिज माउथ, और उसने अपना मुंह खोला, टू स्पीक, बोलने के लिए। आगे देखिए। एज सून एज ही डिड दिस, एज सून एज को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। तो क्या अर्थ हुआ, एज सून एज ही डिड दिस, जैसे ही उसने ऐसा किया, डाउन ही फेल टू द ग्राउंड, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। FALL फॉल मतलब होता है गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। डाउन ही फेल टू द ग्राउंड, वे नीचे ज़मीन पर गिर गया। एंड इंस्टेंटली डाइड, और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। डाई मतलब मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, और इंस्टेंटली दोस्तों एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। एंड इंस्टेंटली डाइड। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एज सुन एज ही डिड दिस, जैसे ही उसने ऐसा किया। डाउन ही फेल टू द ग्राउंड, वे नीचे ज़मीन पर गिरा। एंड इंस्टेंटली डाइड, और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अब दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो मॉरल भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का क्या मॉरल है। वन शुड नेवर लूज वंस टेम्पर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का इस्तेमाल किया गया है, और शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंदर सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दर्शाते हैं किसी भी तरह की हम सलाह देते हैं तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ किया जाएगा। और शुड के साथ यदि वाक्य वर्तमान में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना, नेवर मतलब कभी नहीं, और जो टेम्पर का मतलब होता है उस व्यक्ति का अपना आपा। तो क्या अर्थ हुआ, वन शुड नेवर लूज वंस टेम्पर, मतलब कि किसी को भी अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए। चलिए तो
तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और इस कहानी को सुनने के बाद इसका जो मॉरल है वो समझना बहुत आसान है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो कछुए थे और जो हंस थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा एक आइडिया लगाया था। वो आसानी से उस काम को कर रहे थे और उस काम को पूरा भी कर सकते थे, लेकिन वो जो कछुआ था वो मतलब कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, काबू नहीं कर पाया, और जिसका नुकसान उसको उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।